दाजियाहाओ हुइंग हुई दाओ वो दे पेन दाओ। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, फेंग चांग मैरिज की परमिशन लेने फेंग के पास आता है। फेंग ना सिर्फ उसे परमिशन देते हैं पर साथ में एक टाइटल भी दे देते हैं जो कि था योंगशिन। चाइनीज हिस्ट्री में टाइटल की एक अलग ही जगह थी क्योंकि जिसके पास टाइटल होता था उसे सभी रिस्पेक्ट देते थे। फेंग चांग को मैरिज की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। वो अपने आप से ही कहता है कि मैं कैसा प्रिंस हूँ जो अपने खुद की मदद भी नहीं कर पा रहा है। इधर फेंगजू को जब पता चलता है कि फेंग चांग को भी टाइटल दे दिया गया है तो वो गुस्से से पागल होने लगता है। वो जीशियान को एक प्लान बताता है। प्लान सुनकर जीशियान थोड़ा डर जाता है। इस पर फेंगजू उसे समझाते हुए कहता है कि इस प्लान से मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। वैसे इस बारे में मेरी मॉम को पता नहीं लगना चाहिए। आगे बाइली एक हेयरपिन ड्यूक ची की डॉटर के पास भिजवाती है। वहीं बाइली का भाई जिंग अपने भांजे फेंग चांग को मैरिज के लिए मनाने आता है। फेंग चांग जिंग से कहता है कि अपनी सिस्टर से जाके कह दो कि मैं ये लास्ट बार उसकी मदद कर रहा हूँ, आगे से वो मेरा इस्तेमाल करना बंद कर दे। आगे फेंग चांग की मैरिज का इनविटेशन लांशी को भी मिलता है। लांशी को फेंग चांग पर डाउट होने लगता है क्योंकि ड्यूक ची उसका दुश्मन था, फिर उसकी बेटी की मैरिज में लांशी को क्यों बुलाया जा रहा है। अगली सुबह लांशी जब अपने पैलेस में आ रहा होता है तभी एक आदमी उस पर ब्लड फेंक देता है। लांशी के सैनिक तुरंत उस आदमी को पकड़ लेते हैं और लांशी को पैलेस में जाने को कहते हैं। वह लांशी पर ब्लड फेंग चांग के कहने पर फेंका गया था। फेंग चांग इसके जरिए लांशी को मैसेज देना चाहता था कि वो मैरिज में ना आए क्योंकि वहां पर उसकी जान को खतरा है, पर लांशी को यह मैसेज समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद चुआन युन लांशी से कहता है कि आप पर जिस आदमी ने ब्लड फेंका था वो मिंघाई के लिए काम करता है और आपसे मिंघाई की मौत का बदला लेना चाहता है। अब लांशी उस आदमी के बारे में और ज्यादा पता लगाने का कहकर पैलेस से बाहर जाने लगता है। इस पर हुआन उससे कहती है कि आप इस समय बाहर मत जाइए, अभी अभी किसी आदमी ने आप पर ब्लड फेंका है और आप इसे इग्नोर करके ऐसे ही जा रही हैं। लांशी जवाब देता है कि हर दिन कोई ना कोई इंसिडेंट मेरे साथ होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैलेस में ही बैठा रहूं। लांशी के वहां से जाने के बाद जोंगली चुआन युन से कहता है कि मास्टर बाहर बाई से मिलने जा रही हैं, हमें उन्हें ऐसे रोकना नहीं चाहिए। यहाँ उन दोनों की बातें हुआन भी सुन लेती है। अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख ये बताना ज्यादा मुश्किल नहीं होता कि उसे कैसा फील हो रहा है। आगे ही बाई से मिलने मार्केट में आता है और उसे बताता है कि किस तरह उस पर एक आदमी ने ब्लड फेंका था। हेई की बात सुनकर बाई कहती है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिससे तुम्हारे कपड़ों से ये ब्लड की स्मेल चली जाएगी। इतना कहकर बाई हेई को लेकर एक फूड स्टॉल पर आती है। हेई को समझते देर नहीं लगती कि बाई उसे यहाँ क्यों लाई है। सॉल्यूशन तो बस एक बहाना था, रियलिटी में तो बाई को खाना खाना था। थोड़ी देर में उन्हें खाना भी सर्व कर दिया जाता है। हेई को बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं था पर बाई के ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो खाना टेस्ट करता है। वो खाना थोड़ा स्पाइसी था इसलिए हेई खांसने लगता है, पर इन सब के बावजूद हेई को वो खाना थोड़ा पसंद भी आता है। खाने की प्लेट एक थी और खाने वाले दो। नॉर्मल था कि खाने के लिए हल्की सी नोकझोंक तो होनी थी। थोड़ी देर बाद बाई हेई को लेकर एक दूसरे स्टॉल पर आती है। बाई हेई से बातें करने लगती है पर तभी वो देखती है कि मार्केट में लांग हुआ, ज्यूरोंग और लूसी भी आए हुए हैं। उन्हें देख बाई हेई को जल्दी से छुपने को कहती है। तब तक उन तीनों ने भी बाई को देख लिया था, इसलिए वो तीनों बाई के पास आती हैं। लूसी बाई से पूछता है कि तुम तो जेड मून की प्रैक्टिस करने का कहकर गई थी, फिर यहाँ फूड स्टॉल पर क्या कर रही हो। लूसी की बात सुनकर बाई कहती है कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करने ही आई थी, मैं यहाँ इंस्पिरेशन लेने आई हूँ। अब बाई के मन में जो कुछ भी आता है उसे वो एक थ्योरी बनाकर सुना देती है ताकि उन तीनों को उस पर डाउट ना हो। वैसे समझ में उन तीनों को कुछ भी नहीं आ रहा था पर बाई के पीछे पीछे बस ऐसे ही सिर हिलाने लगते हैं। तभी लांगवा वहाँ हेई को छुपा हुआ देख लेती है, इसलिए वो ज्यूरोंग और लूसी को लेकर वहां से चली जाती है ताकि बाई को थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। उन तीनों के वहां से जाने के बाद हेई बाई से पूछता है कि तुमने उन्हें मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। बाई कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करने नहीं बल्कि खाना खाने आई हूँ। इतना कहकर बाई वहां से जाने लगती है। हेई बाई को देख जान चुका था कि उसने झूठ बोला है। बाई ने किसी और कारण से ही उन तीनों को मेरे बारे में नहीं बताया होगा। अब हम फेंग चांग की मैरिज के लिए रखी पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ लांशी भी आया होता है। चाहे कुछ भी हो, फेंग चांग उसका बड़ा भाई था और उसकी लाइफ से रिलेटेड इवेंट को लांशी मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए ये जानते हुए कि उसकी जान को यहाँ पर खतरा है फिर भी लांशी इवेंट अटेंड करने आता है। लांशी एक पार्लर के फर्स्ट फ्लोर पर फेंग चांग का इंतजार करने लगता है। वो एक सैनिक से पूछता है कि फेंग चांग कब तक आएगा। सैनिक फेंग चांग को बुलाने का कहकर वहां से जाने लगता है। तभी वो जोंगली से टकरा जाता है जिससे जोंगली के पास जो चाय थी वो नीचे गिर जाती है। अब वो सैनिक जोंगली से अपने साथ दूसरी चाय लेने चलने को कहता है। जब जोंगली उस सैनिक के साथ चाय लेने दूसरे कमरे में आता है तो वो सैनिक जोंगली को बेहोश कर देता है और खुद चाय लेकर हेई के पास आता है। वो हेई को चाय देता है जिसे पीकर हेई बेहोश हो जाता है।
अब वो सैनिक हेई के पास ड्यूक ची की डॉटर की डेड बॉडी रखता है और सारे सबूत कुछ इस तरीके से लगाता है जिन्हें देखने से लगे कि ड्यूक ची की डॉटर को हेई नहीं मारा है। तब तक फेंग चांग भी वहाँ आ जाता है। वेल ये सारा प्लान बाइली का बनाया हुआ था और अब ना चाहते हुए भी फेंग चांग भी इसमें शामिल हो चुका था। तभी हेई उस सैनिक को मारकर बेहोश कर देता है और फेंग चांग से पूछता है कि क्या आपने ये सारा प्लान बनाया है। फेंग चांग अपने आप से ही कहता है कि लांशी का यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, मुझे इसे यहाँ से किसी भी तरह जल्दी से बाहर भेजना होगा। अब फेंग चांग हेई से कहता है कि तुम खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हो, क्या तुमने कभी मुझे अपना बड़ा भाई माना है? अगर मानते तो मुझसे इतनी बातें नहीं छुपाते। फेंग चांग जानबूझकर ऐसी बातें हेई से कर रहा था जिसे सुनकर हेई हर्ट हो और वहाँ से जल्दी से चला जाए। हेई फेंग चांग को एक गोल्डन हंटर देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ आपको हंटर कितने पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए एक हंटर बनवाया है। उस हंटर को देख एक बार के लिए तो फेंग चांग का दिल पिघल जाता है, पर थोड़ी देर बाद ही वो अपने आप पर कंट्रोल करते हुए कहता है कि इसे अपने पास ही रखो, मुझे तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। यह सुनकर हेई का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। वो वहाँ से बाहर चला जाता है। हेई जैसे ही दूसरे दरवाजे से जाने लगता है तभी वो फेंग चांग को फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरते देखता है। फेंगजू भी इवेंट में आया होता है। जब वो फेंग चांग को नीचे गिरा देखता है तो जल्दी से उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भेजता है। वो ड्यूक ची के साथ ऊपर वाले कमरे में देखने आता है कि फेंग चांग को किसने नीचे गिराया है। ऊपर कमरे में जब ड्यूक ची अपने डॉटर की डेड बॉडी देखता है तो वो रोने लगता है और सैनिकों से पूछता है कि कमरे में और कौन था। सैनिक कहते हैं कि शायद प्रिंस लांशी भी यहीं थे। तभी लांशी वहाँ आता है और सभी से कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं था, मैं बाहर तालाब के पास बैठा था। इतना कहकर लांशी फेंग चांग के पास जाने लगता है तो फेंगजू उसे रोकता है और पूछता है कि तुम्हारे पास क्या कोई ऐसा सबूत है जिससे तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सको। तभी 2-3 लोग जो इवेंट में आए हुए थे वो कहते हैं कि हमने लांशी को तालाब के पास बैठा देखा था, वो यहाँ पर हो ही नहीं सकते। तभी जिंग वहाँ आ जाता है जो अब पागल हो चुका था। उसे देख ड्यूक ची सहित सब लोग समझ जाते हैं कि ड्यूक ची की डॉटर को जिंग नहीं मारा है। यहाँ में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सैनिक जब जोंगली को बेहोश करता है तो जोंगली सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग करता है। सैनिक के वहाँ से जाने के बाद जोंगली लांशी के एक डुप्लीकेट के साथ तालाब के पास आकर बैठ जाता है जिससे सभी को यही लगे कि लांशी तालाब के पास है। वहीं लांशी ने भी चाय पीने की सिर्फ एक्टिंग ही की थी और जिंग को पागल बनाकर उसी कमरे में छुपा दिया था। आगे ड्यूक ची फेंग को पूरी बात बताते हैं और उनकी डॉटर को इंसाफ देने को कहते हैं। यहाँ फेंगजू लांसी की साइड लेता है जिससे कोई उस पर डाउट ना करे। उसके ऐसा करते ही वांग भी लांशी की साइड लेने लगता है। फेंग सभी से कहते हैं कि फेंग चांग को जब होश आएगा तो मैं उसी से पूछूंगा कि उसे किसने नीचे गिराया था। इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई सबूत या गवाह नहीं है जिससे पता लग सके कि उस कमरे में और कौन था। सभी के वहां से जाने के बाद फेंग इनुज से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इन सब के पीछे कौन हो सकता है। इनुज कहते हैं कि फेंग चांग को जिसने भी नीचे गिराया हो वो लांशी तो नहीं हो सकते, क्योंकि उन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा है ये तो सभी जानते हैं। इस पर फेंग कहते हैं कि अब बचे सिर्फ 2 लोग, क्वीन बाइली और फेंगजू, मुझे तो उन दोनों पर ही डाउट है। तभी बाइली वहाँ आती है और फेंग से कहती है कि मेरा और फेंगजू का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, पर फिर भी मैं ड्यूक ची को 5000 गोल्ड कॉइन, उनकी फैमिली की दूसरी लड़की की मैरिज फेंगजू के साथ करने व उनके बच्चे को टाइटल देने का प्रॉमिस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर और फेंगजू पर डाउट है, पर मैं अपने ही बेटे को फंसाने के लिए प्लान क्यों बनाऊंगी। फेंग समझ जाते हैं कि इन सब में बाइली शामिल नहीं हो सकती, वैसे भी इन सब से उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए वो बाइली से कहते हैं कि मैं जल्दी इन सब के मास्टरमाइंड का पता लगा लूंगा, अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकती हो। आगे जोंगे पूरे इवेंट हॉल में सबूत इकट्ठे करके फेंग को दिखाता है। इनमें एक फॉक्स का फर भी था। इधर बाइली फेंगजू से पूछती है कि यह सब किसने किया है। फेंगजू कहता है कि यह सारा प्लान आपके भाई जिंग का था, पर अब वो खुद अपने ही प्लान में फंस चुका है। आगे जोंगे हेई के कोट को चेक करने आती हैं, क्योंकि फॉक्स के फर से बना कोट सिर्फ हेई पहनता था, पर जोंगे को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता जिससे साबित हो सके कि इवेंट हॉल में मिला फर हेई के कोट का ही है। असल में वो फर हेई के कोट का ही था, पर फेंगचिऊ ने समय रहते कोट को ही बदल दिया था। अब बस देखना यह था कि इन सब का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि चाहे हेई ने बाकी सब प्लान जरूर बनाए थे, पर फेंग चांग को नीचे उसने नहीं फेंका था। इसी के साथ एपिसोड 18 यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शिए शिए शाओगान।